सो यार इसी के साथ हम अपने लास्ट चैप्टर पर पहुंच गए हैं जो कि है इन्वायरमेंट। सो यार आगे बढ़ने से पहले बता दूं जो लोग यहाँ पे नए आए हैं, सो ये एक हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम देखेंगे कि हम कैसे 30 डेज में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो इसमें हम फुल सिलेबस कवर करेंगे। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पूरी प्लेलिस्ट को शुरू से देखें। सो आगे बढ़ते हैं। सो यार ये हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। मेरे लिए ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। आई होप कि आप लोगों को भी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है यार इकोसिस्टम। सो यार इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम में एक ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिलके रहती हैं, है ना। जैसे हमारी नेचर है यार, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें ह्यूमंस भी है, इसमें प्लांट्स भी है ना, इसमें एनिमल्स भी रह रहे हैं, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी है जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है ना, और सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सो इसकी मैंने यार बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है। इकोसिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर्किंग एंड लिविंग टुगेदर टू फॉर्म बैलेंस्ड लाइफ। मतलब यार इकोसिस्टम कहता है ग्रुप है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रह रहे हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रह रहे हैं। ये सारे मिलके आपस में एक बैलेंस्ड लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है यार टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट है नेचुरल इकोसिस्टम एंड सेकंड है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। वैसे तो यार हमें नाम से ही पता लग रहा है। नेचुरल मतलब यार जिसमें कोई इंसान की इंटरफेरेंस नहीं है ना, कुदरत ने जो इकोसिस्टम बनाया हुआ है। जैसे कि यार फॉरेस्ट है, उसी तरह लेक है यार। सो यार सारा एक इकोसिस्टम है जो अपने आप चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि यार हम फॉरेस्ट और लेक को हम मैनेज करते हैं, अपने आप चल रहा है। वही आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का क्या मतलब है? जो इंसानों ने जनरेट किया है। जैसे यार एक्वेरियम है ना, एक्वेरियम एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बेस्ट एग्जांपल है जिसमें हम बाहर से खाना डालते हैं, है ना, बाहर से फिशेस को लाते हैं, वो एक आर्टिफिशियल उसमें ऑक्सीजन डालते हैं। सो वो एक आर्टिफिशियल हम इकोसिस्टम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह क्रॉप फील्ड है कि हम उसमें बोते हैं, है ना, उसको मेंटेन करते हैं, तब क्रॉप ग्रो होती है, फिर उसको काटते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम खुद मैनेज करते हैं। सो जो इकोसिस्टम नेचर मैनेज करता है उसको नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। जिस इकोसिस्टम को इंसान मैनेज करता है उसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है जी, समझ में आया। उसके बाद यार लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करी है ऑन बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। इसकी टाइप्स हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। इसका भी यार नाम से समझ में आ रहा है। प्रोड्यूसर्स मतलब जो अपना खाना खुद जनरेट करते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एल्गे हो गया। तो यार जैसे हमने लाइफ प्रोसेसेस में भी देखा था ये चीज़ कि प्लांट्स अपना खाना खुद जनरेट करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, इसी तरह यार एल्गे भी अपना खाना खुद जनरेट करते हैं। सो इस टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर्स। वहीं कंज्यूमर्स कौन से हो गए यार? जो अपना खाना खुद नहीं जनरेट करते बल्कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। जैसे कि यार ह्यूमंस हो गए, है ना, हम अपना खाना खुद तो नहीं बना सकते, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए। इसी तरह एनिमल्स हो गए यार, एनिमल्स भी डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर खाने के लिए। लास्ट में यार डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का क्या काम है? इस खाने को डिकम्पोज करना, मतलब गलाना उस खाने को। डिकम्पोजर्स की एग्जांपल कौन सी है? फंगी एंड बैक्टीरिया। ठीक है जी। इस तरह हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। किसके बेसिस पर? न्यूट्रिशन के बेसिस पर। उसके बाद क्या है यार? फूड चेन। फूड चेन क्या है यार? सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी।
मतलब कहता है यार ये एक सीक्वेंस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म मतलब एक जीव दूसरे जीव को खाता है एनर्जी के लिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है यार, यहाँ पे प्लांट्स थे, प्लांट्स को कौन खा रहा है? ग्रास होपर। क्यों खा रहा है? एनर्जी के लिए। ग्रास होपर को कौन खा रहा है? रैट खा रहा है। किस लिए? एनर्जी के लिए। रैट को कौन खा रहा है यार? स्नेक। स्नेक किस लिए खा रहा है? एनर्जी के लिए। स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल। ईगल क्यों खा रहा है? एनर्जी के लिए। सो यार ये एक सीक्वेंस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाता है, किसके लिए? फॉर एनर्जी। ठीक है जी, समझ में आया। फूड चेन का नेक्स्ट टॉपिक है ट्रॉपिक लेवल्स। इसको हम ट्रॉफिक बोलते हैं, ट्रॉपिक नहीं बोलेंगे, ठीक है जी। सो ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? ईच स्टेप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। सो यार जैसे ग्रास होपर ने इसको खाया, ये एक स्टेप हो गया ना, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है जी। उसके बाद रैट ने यार इसको खाया, ये नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया। इसने इसको खाया, ये नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया। सो यार ईच स्टेप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाता है उसको हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। सो इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हो, ईच स्टेप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल एट विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। सो यार ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसे होता है? सो यार ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसे होता है? जैसे इस जीव ने इसको खाया तो इसमें एनर्जी आई, ठीक है जी। इसको इसने खाया तो इसमें एनर्जी आई, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ना हमारे पास, ठीक है जी। समझ में आया? चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो यार नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फूड वेब। सो यार थोड़ी देर पहले हमने फूड चेन पढ़ा था, है ना। फूड चेन क्या था? जब ऐसे एक सिंपल स्ट्रक्चर बनता था हमारे पास, एक सिंपल चेन बनती थी, उसको हम फूड चेन बोलते थे, है ना। बट यार जब ऐसे बहुत सारी मल्टीपल फूड चेन्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनता है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना है, उसको हम बोलते हैं फूड वेब। डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर फॉर्मिंग वेब लाइक पैटर्न विच इज़ नोन एज फूड वेब। जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो वो एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं फूड वेब। ठीक है जी, समझ में आया? तो यार इसी के साथ हम अपने लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए हैं जो कि है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। वैसे तो यार कई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो हम ह्यूमंस ने क्रिएट करी हैं, बट हमें अभी के लिए सिर्फ 2 इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करना है। फर्स्ट है ओजोन डिप्लीशन एंड सेकंड है वेस्ट डिस्पोजल। सो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ओजोन डिप्लीशन। सो सबसे पहले देखते हैं कि यार ओजोन लेयर क्या है और ये हमें क्यों चाहिए। सो ओजोन लेयर इज़ अ पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर विच इज़ मेड अप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। सो यार ओजोन लेयर एक लेयर है जो कि ओजोन मॉलिक्यूल से बनी हुई है। इसका काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज ऑफ सन। सो ये यार हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज से। ठीक है जी। और ये डिप्लीट कैसे हो रही है? बाय यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो ये यार कुछ सिंथेटिक केमिकल से डिप्लीट हो रही है जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। वैसे अभी के लिए तो इस पर बैन लग गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पर, बट यार और भी कुछ केमिकल्स हैं जिनकी वजह से ये डिप्लीट हो रही है। ठीक है जी, समझ में आया? नेक्स्ट है हमारे पास यार गार्बेज डिस्पोजल। सो सबसे पहले देखते हैं कि गार्बेज क्या है। सो इन आवर डेली लाइफ वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट इज़ थ्रोन अवे। सो बेसिकली गार्बेज क्या है यार कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फेंक देते हैं, है ना। उन चीज़ों को हम बोलते हैं गार्बेज। ये 2 तरह का होता है, बायोडिग्रेडेबल
बायोडिग्रेडेबल कौन सा होता है? विच कैन बी डिकम्पोज्ड, मतलब यार जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, जैसे कि फूड हो गया है ना, फ्रूट्स की आउटर स्किन हो गई। वही दूसरी ओर यार नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा होता है? मटेरियल विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, मतलब जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, जैसे कि प्लास्टिक। सो यार इस टॉपिक से हमें क्या सीखना है? गार्बेज डिस्पोजल का मतलब क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार कि वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करना। जैसे आपने देखा होगा कि यार जो गार्बेज वाला बंदा आपके घर में गार्बेज कलेक्ट करने आता है, तो उसकी जो भी वैन है या उसका जो भी व्हीकल है उसमें 2 बकेट्स होती हैं। एक बकेट जिसमें हमें बायोडिग्रेडेबल डालना होता है और एक बकेट जिसमें हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल डालना होता है। बट क्या है यार कि हम अपने घरों में वेस्ट को अलग अलग कलेक्ट नहीं करते, हम एक ही बकेट में बायोडिग्रेडेबल भी डाल देते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी डाल देते हैं। सो उससे क्या है यार कि वेस्ट प्रॉपरली डिस्पोज नहीं हो पाता, है ना। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग रखें, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग रखें और उनको अच्छी तरह डिस्पोज करें। ठीक है जी, समझ में आया? सो यार इसी के साथ हमारा पूरा 10th क्लास का साइंस का सिलेबस कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा हर एक चीज़ जो मैंने इसमें सिखाने की कोशिश करी है। इसमें यार जो मैंने आपको पाथ दिया है, अगर आप वो पाथ फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 90% मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। सो अगेन थैंक यू गाइस, सी यू इन अनदर कोर्स।